कक्षा 11 के सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यान दें। आज आपको एक बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ाया जा रहा है जिसका नाम है संघट्ट। आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है, यानी कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा वाले में ही इसी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है संघट्ट। आप देख रहे हैं कि ये संघट्ट क्या है, यानी इसके बारे में हमें आज इस वीडियो में पढ़ना है। अत्यंत महत्वपूर्ण है और इतना आपको सरल तरीके से इसमें बताया जाएगा कि आप इसको पूरी तरह से समझ जाएंगे। वैसे आप संघट्ट समझते हैं और खूब इससे संबंधित घटनाएं आपने अपने दैनिक जीवन में देखी। अब आप कहोगे सर हमने तो संघट्ट नहीं देखा। संघट्ट का मतलब है टकराना। क्या करना? जैसे आपने बचपन में कंचे खेले हैं तो कंचे यानी गोलियां वो भी आपस में टकराती थी, वो भी संघट्ट। क्रिकेट खेला है या खेलते हो, अभी कौन सा बचपन गुजर गया है आपका, क्रिकेट खेलते हो तो उसमें भी क्या है, गेंद आती है बल्ले से टकराती है तो वो भी एक संघट्ट। और हम ये कहते हैं जहां भी टक्कर हो रही है वहां संघट्ट हो रहा है, यानी वहीं संघट्ट की घटना घटित हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि संघट्ट एक आम घटना है जो दैनिक जीवन में अक्सर घटित हुआ करती है। बस आज वो भौतिक विज्ञान में पढ़नी है तो हमें थोड़ा सा लग रहा है कि ये नया है, जबकि ये कहीं कुछ नया वया नहीं है। इस वहम में मत रहना, बहुत आसान है ये संघट्ट। ध्यान से अब सुनो बस। केवल संघट्ट में बोलना कैसे, कभी कभी तो दो वस्तुओं के बीच में ही संघट्ट होता है, तो कभी कभी तो कई वस्तुओं, जैसे गोलियां हैं आपने ऐसे चली तो कहो कई कई गोलियां आपस में आप टकरा जाएं तो कई जगह संघट्ट, कई वस्तुओं के मिलने से संघट्ट हो गया। कभी कभी आप देखते हो कि रोड वगैरह में संघट्ट हो जाता है। संघट्ट का मतलब कुछ गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं तो वहां भी संघट्ट होता है। तो ये संघट्ट तो होता ही रहता है। बस आज हम संघट्ट को पढ़ने जा रहे हैं, वैसे रोज अक्सर हम लोग देखते हैं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बस ये एक फर्क है संघट्ट में, वो देखिए। तो संघट्ट की परिभाषा क्या बताओगे कि दो या दो से अधिक वस्तुओं की अंतः क्रिया, यानी आंतरिक क्रिया है ये। दो या दो से अधिक, दो भी हो सकती है, दो से अधिक, दो या दो से अधिक वस्तुओं के अंतः क्रिया की वह घटना, यानी जिसके बाद, उस घटना के बाद उन वस्तुओं के सापेक्ष वेग व पथ की दिशाएं बदल जाती हैं, बस उसी घटना का नाम संघट्ट है। यानी संघट्ट क्या है? दो या दो से अधिक वस्तुओं या पिंडों, कुछ भी कह दो, के अंतः क्रिया की वह घटना जिसके बाद उनके सापेक्ष वेग और उनके पथ की दिशाएं क्या होती हैं, आपस में बदल जाती हैं, या क्या परिवर्तन होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन बस हम इतना बोलेंगे कि उनके सापेक्ष वेग भी बदल जाते हैं और उसके पथ की दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है या हो सकता है। बस वही घटना आपकी संघट्ट है। कभी कभी पथ की दिशा बदल जाती है, कभी कभी पथ की दिशा नहीं भी बदलती है, दोनों बातें हैं। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि संघट्ट क्या है? दो या दो से अधिक वस्तुओं के अंतः क्रिया की वह घटना जिसके पश्चात उनके सापेक्ष वेग व उनकी पथ की दिशा में परिवर्तन हो सकता है या हो जाता है, बस उसी घटना का नाम संघट्ट है। ज्यादातर परिवर्तन हो ही जाता है तो आप परिभाषा में यही बोले कि दो या दो से अधिक वस्तुओं के अंतः क्रिया की वह घटना जिसके बाद उनके, यानी जिसके पश्चात उनके सापेक्ष वेग व उनके पथ की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, संघट्ट कहलाता है। आप ध्यान दीजिए, संघट्ट या कहते हैं, संघट्ट होते कितने प्रकार के हैं? संघट्ट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक
प्रत्यास्थी संघट्ट और एक आपका अप्रत्यास्थी संघट्ट। अब आप कहोगे सर ये प्रत्यास्थी क्या है और अप्रत्यास्थी क्या है? तो जो प्रत्यास्थी संघट्ट होता है इसमें मालूम है संवेग व गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं और अप्रत्यास्थी संघट्ट में संवेग तो संरक्षित परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। बस ये फर्क है किसमें? प्रत्यास्थी और अप्रत्यास्थी में। यानी जैसे प्रत्यास्थी संघट्ट बताना है तो बताएंगे वह संघट्ट जिसके पश्चात उन वस्तुओं के संवेग व गतिज ऊर्जाएं दोनों संरक्षित रहती हैं, तो ऐसे संघट्ट को हम प्रत्यास्थी संघट्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यास्थी संघट्ट। बहुत आसान। यानी प्रत्यास्थी संघट्ट में आपको ये बोलना है कि जब किसी संघट्ट के दौरान उन वस्तुओं के संवेग में भी कोई परिवर्तन ना हो और न गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन हो, अर्थात संवेग भी नियत रहे, गतिज ऊर्जा भी नियत रहे, यानी संरक्षित रहे, तो ऐसा संघट्ट प्रत्यास्थी संघट्ट कहलाएगा या पूर्ण प्रत्यास्थी संघट्ट होगा। यानी जब किसी संघट्ट के दौरान वस्तुओं के संवेग तथा गतिज ऊर्जा दोनों के मान संरक्षित रहते हैं, तो ऐसे संघट्ट को हम प्रत्यास्थी संघट्ट कहते हैं। इनके उदाहरण देखो, कुछ निश्चित ही हैं, ज्यादा उदाहरण नहीं है इनके। देखो, दो बिलियर्ड का नाम ध्यान रखना। अगर बिलियर्ड की बनी हुई दो गेंदें हैं और वो आपस में टकराएंगी तो उनमें संवेग भी नियत रहेगा और उनकी गतिज ऊर्जा भी नियत रहेगी। यानी ऐसा संघट्ट प्रत्यास्थी संघट्ट की श्रेणी में आएगा। और यदि इसके अलावा भी जैसे एक आदर्श गैस है और उस आदर्श गैस के अणु जब बर्तन की दीवारों से टकराते हैं तो उनकी भी टक्कर मालूम है कैसी होती है? टक्कर यानी उनका भी संघट्ट प्रत्यास्थी ही होता है। यानी उनमें भी संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, न उनकी गतिज ऊर्जाओं में कोई परिवर्तन होता है, अर्थात इनकी भी टक्कर कैसी होती है? पूर्णतः प्रत्यास्थ। यानी यह भी प्रत्यास्थी संघट्ट के उदाहरण हैं। तो प्रत्यास्थी संघट्ट में दो तो कम से कम यादें रखो, बिलियर्ड गेंदों के मध्य टक्कर और आदर्श गैस के अणुओं का बर्तन की दीवारों से टकराना। यानी ये प्रत्यास्थी संघट्ट के उदाहरण है। अप्रत्यास्थी में तो आप कुछ भी बोल दो, क्योंकि सब ज्यादातर अप्रत्यास्थी ही होते हैं, कुछ एक को छोड़ के। हम कहे साइकिल और तुम्हारे मोटरसाइकिल की टक्कर, हम कह रहे गेंद और बैट की टक्कर, सामान्यतया ये सब अप्रत्यास्थी। गोलियों का टक्कर जो आप खेलते हो ये सब अप्रत्यास्थी है। तो अप्रत्यास्थी संघट्ट की परिभाषा क्या होगी? वह संघट्ट जिसके दौरान वस्तुओं या पिंडों के संवेग तो नियत रहते हैं या संरक्षित रहते हैं, परंतु इनकी गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, तो ऐसे संघट्ट को क्या बोलेंगे? अप्रत्यास्थी संघट्ट कहते हैं। समझ गए होगे? हमारा ये मानना है कि प्रत्यास्थी संघट्ट क्या है और अप्रत्यास्थी संघट्ट क्या। अब देखिए, ये संघट्ट होने के लिए भी कुछ न कुछ स्थितियां हैं। आज हम एक विमीय तल में, यानी कोई एक ही सतह लेंगे। एक विमीय का मतलब जिसमें हम दूसरी तरफ हिलडुल ना सके, ऐसे तल को ले रहे हैं। तो एक विमीय तल में प्रत्यास्थी संघट्ट की चर्चा करनी है। प्रत्यास्थी का मतलब है इसमें संवेग भी नियत रहेगा और गतिज ऊर्जा भी नियत रहेगी। तो इसके लिए हमने दो पिंड लिए। कौन कौन से? माना कोई दो पिंड ए और बी, और वो भी कैसे हैं? प्रत्यास्थ पिंड है। माना कोई दो प्रत्यास्थ पिंड ए और बी हैं।
पहली लाइन क्या बोलोगे, माना कोई दो प्रत्यास्थ पिंड ए और बी है जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 है। कितने हैं, m1 तथा m2 है। आप यदि वेक्टर लगाना चाहते हैं, चलो तो हमने भी क्या किया, लगा दिया, क्योंकि ये एक ऐसी राशि है, ये एक सदिश राशि है, तो हम इसमें वेक्टर का चिन्ह लगा सकते हैं। तो ध्यान रखना। हाँ, वापस आते हैं हल में कि माना कोई दो पिंड, और वो भी कैसे, माना कोई दो प्रत्यास्थ पिंड ए और बी हैं जिनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं। ये दोनों पिंड किसी एक विमीय तल में क्रमशः u1 तथा u2 वेग से एक ही दिशा में गतिमान है, और इसमें u1 इज ग्रेटर देन u2, यानी इसमें u1 का मान u2 से बड़ा है। किससे बड़ा है, u1 का मान u2 से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल आपको कैसा मानना है, माना कोई दो पिंड ए और बी हैं, और वो भी प्रत्यास्थ पिंड हैं जिनके द्रव्यमान एक का m1 दूसरे का m2 है, और ये दोनों पिंड एक ही सरल रेखा में गतिमान है, एक ही दिशा में। बस क्या है कि जो u1 का परिमाण है वो u2 से अधिक है। तो अब आप समझते हो, जब पीछे वाले का परिमाण अधिक है, आगे वाले का अधिक होता अगर वेग, तो पीछे वाला कभी छू ही नहीं पाएगा। अब कार के पीछे साइकिल भगाओगे तो कार को तो साइकिल छूने वाली नहीं, लेकिन अगर साइकिल के पीछे कार भगे तो पक्का रास्ता जब नहीं देगी साइकिल, तो कार टक्कर मारेगी मारेगी। साइकिल में तो बस वही कहानी है। तो अब यहाँ पर इसका वेग है अधिक और इसका वेग है कम, इसको मानो तुम क्या, कार, और इसको मानो साइकिल। तो ये गई और इसमें मार दिया टक्कर, यानी टक्कर हो गई। तो वो कौन सा समय है, संघट्ट का समय। किसका समय, तो संघट्ट के समय के दौरान दोनों चिपके थे कुछ समय के लिए, चाहे वो माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड में ही रहा हो, मान क्यों ना। तो उस दौरान तो उनका संयुक्त वेग था। फिर क्या हुआ, चिटक के अलग अलग हुए, तो एक का पहले वाले का, यानी पहले वाले की चाल हो गई अब संघट्ट के पश्चात v1 और उसकी हो गई v2। तो ध्यान देने की बात ये, इसमें इस प्रकार से बोलना, माना कोई दो प्रत्यास्थ पिंड ए और बी जिनके द्रव्यमान m1 व m2 एक ही सरल रेखा के अनुदिश वेग u1 व वेग u2 से चल रहे हैं, जिसमें u1 का परिमाण u2 से अधिक है। तो कुछ समय पश्चात ये दोनों पिंड एक दूसरे से क्या करते हैं, टकराते हैं, और टकराने के पश्चात फिर इनके वेग क्रमशः क्या हो जाते हैं, v1 तथा v2 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, v1 तथा v2 हो जाते हैं। तब संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, किसके सिद्धांत से, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। ध्यान दें जरा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से संघट्ट से पहले का संवेग, संघट्ट से पहले का संवेग बराबर संघट्ट के बाद का संवेग। भाई ये तभी तो संवेग नियत रहेगा। संवेग संरक्षण का मतलब क्या हुआ कि संघट्ट के पहले का भी संवेग वही है, और जो संघट्ट के बाद का है कोई बात नहीं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। अब ध्यान दीजिए, तो पहले पिंड का द्रव्यमान क्या है, m1, वेग क्या है, u1। दूसरे का द्रव्यमान क्या है, m2, वेग क्या है, u2। संघट्ट के बाद फिर पहले का द्रव्यमान क्या है, m1, वेग क्या है, v1। द्रव्यमान क्या है, m2, वेग क्या है, v2। का होगा सर वहां वेक्टर रूप में यहाँ नहीं रखा, तो देखो एक काम करना, इसे लिख देना, केवल परिमाण को लेने पर, यानी केवल परिमाण पर विचार किया जा रहा है। यहाँ पर चिन्हों का, वेक्टर का यानी सदिश पर कोई ध्यान नहीं देते हैं फिलहाल अभी। तो अब अगर हम इसका पक्षांतर कर लें तो m1 u1 माइनस m1 v1 बराबर m2 v2 माइनस m2 u2। अगर हम इससे m1 कॉमन ले लें तो u1 माइनस v1
और अगर इससे m2 कॉमन ले लें तो v2 माइनस u2 ऐसे लिख सकते हैं। इसको डाल दीजिए समीकरण नंबर 1। लेकिन बात तो ये है कि ये टक्कर कैसी है, प्रत्यास्थी, तो इसमें केवल संवेग थोड़ा नियत रहेगा, इसमें तो संवेग भी नियत रहता है और गतिज ऊर्जा भी नियत रहती है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि टक्कर कैसी है, प्रत्यास्थी है, तो इसलिए गतिज ऊर्जा भी क्या रहेगी, गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी यानी नियत रहेगी। तब संघट्ट से पहले की गतिज ऊर्जा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर हाफ m1। अब संघट्ट के बाद वेग v1 तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। बोलो हम ऐसा कर सकते हैं? अब ये हाफ 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 तो कट ही जाएगा, तो m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर बराबर m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। हमने इसका भी उधर पक्षांतर कर दिया, m1 ले लिया कॉमन तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर m2 कॉमन ले लिया तो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, या m1 इसको थोड़ा सरल कराएंगे तो u1 माइनस v1 और u1 प्लस v1। कैसे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से हमने इसमें क्या करा दिया, इसका प्रसार बराबर m2 इन ब्रैकेट v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2, इसको डाल दो समीकरण नंबर 2। अब आप देखो, एक ऊर्जा के माध्यम से हमको समीकरण मिल रहा है और एक हमें मिल रहा है संवेग के माध्यम से, तो हम एक काम न करें, समीकरण नंबर 2 में एक का भाग दे दें। तो देखो, जैसे ही आप लोग भाग देंगे समीकरण 2 में एक का, तो बाएं पक्ष में बाएं पक्ष का, तो m1 से m1 कट जाएगा, u1 माइनस v1 से u1 माइनस v1 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, जब आप समीकरण नंबर 2 में एक का भाग देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ u1 प्लस v1 इधर, और उधर क्या बचेगा, उधर बचेगा v2 प्लस u2, v2 प्लस u2। अब अगर u2 का पक्षांतर तो u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस v1, या माइनस कॉमन ले लो तो v1 माइनस v2। अब हमारे इस निष्कर्ष का क्या मतलब है, आखिरकार जो हम ये लाए लास्ट में, इस कथन का क्या मतलब है, यानी इस समीकरण नंबर 3 से हमें क्या मिला, 1 से कुछ मिला, 2 से कुछ मिला, फिर इसके बाद क्या किया गया, समीकरण नंबर 2 में 1 से क्या देने पर, भाग देने पर, तो जैसे ही हमने भाग दिया तो हमें ये मिल गया। अब कहोगे सर इससे हमें क्या पता चलता है कि हम इसका क्या निष्कर्ष समझे, इसका निष्कर्ष देखिए बच्चों, ये है कि ये है आपेक्षिक वेग, यानी ये है संघट्ट से पहले का आपेक्षिक वेग, यानी एक के सापेक्ष दूसरे का, और ये है संघट्ट के बाद का आपेक्षिक वेग, यानी एक के सापेक्ष दूसरे का। तो हमारा निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि संघट्ट कैसा हो, पूर्णतया प्रत्यास्थ हो, तो इन आपेक्षिक वेगों का परिमाण नहीं बदलता है। अब कहोगे सर ये ऋण चिन्ह लगा है, आप कह रहे हो परिमाण नहीं बदलता है, तो देखिए जब परिमाण निकालेंगे तो मापांक लगा देंगे तो इस ऋण चिन्ह का कोई मतलब नहीं बचेगा। परंतु पहले ध्यान पूर्वक समझिए कि संघट्ट के दौरान, वो भी प्रत्यास्थी संघट्ट हो, इस दौरान आपेक्षिक वेग का परिमाण नहीं बदलता। और ऋण चिन्ह क्या, ऋण चिन्ह से ये पता चलता है कि इसकी दिशा उत्क्रमित हो जाती है। उत्क्रमित का मतलब आपस में बदल जाती है, उल्टी हो जाती है। ये निष्कर्ष हमें इस प्रत्यास्थी संघट्ट से प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना, इसका उद्देश्य क्या था एक विमीय तल में प्रत्यास्थी संघट्ट का, इसका उद्देश्य ये था कि यदि
कहीं इस प्रकार का संघट्ट होगा तो उन पिंडों के आपेक्षिक वेगों का परिमाण नहीं बदलेगा, केवल दिशा उत्क्रमित हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारा यह टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम संघट्ट तो अभी और आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब वो एक विमीय तल में नहीं होगा, अब हम उसे द्विविमीय तल में पढ़ेंगे। द्विविमीय तल में प्रत्यास्थी भी करवाएंगे, फिर हम आगे अप्रत्यास्थी संघट्ट की भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग पहले इस पार्ट को विधिवत आप लोग तैयार करें। हम आप लोगों से यह अपेक्षा रखेंगे और उम्मीद भी करते हैं पूरी तन्मयता के साथ कि आप लोग भी इतनी ही मेहनत से काम जरूर कर रहे होंगे जितनी मेहनत से हम लोग आपको पढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। तो कृपया आप लोग पूरा सहयोग करें हम लोगों का, जिस प्रकार से हम आप लोगों के साथ कर रहे हैं। कृपया इन जो भी ये टॉपिक्स इस समय पढ़ाए जा रहे हैं, इनको आप लोग अपनी कॉपी में विधिवत कंप्लीट करें और तैयार करें। धन्यवाद।